बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 द स्टैक इंट्रोडक्शन टू प्रोसीजर्स, ये हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। जस्ट रिकैप, हमने इसमें डिस्कस किया था कि स्टैक क्या होती है। स्टैक डॉट 100h के साथ हम इसको डिक्लेयर करते हैं और एक्सप्लिसिटली यूज़ करते हैं। और इसके लिए हमारे पास दो फंक्शन थे, पुश एंड पुशएफ। पुश के ज़रिए हम किसी भी सोर्स को जो 16 बिट होगा या मेमोरी वर्ड होगा उसको कंटेंट को सेव करते हैं, और पुश एफ के जरिए आप फ्लैग्स, सारे के सारे फ्लैग्स को पुश करते हैं। सिमिलरली हमने पढ़ा था पॉप एंड पॉप एफ। पॉप का मतलब है स्टैक में से कोई चीज़ आपने बाहर निकालनी है या रिमूव करनी है, और पॉप एफ का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ जो स्टैक पे टॉप पे पड़ी है जिसको एस पॉइंट कर होता है, वो आपने उसके ज़रिए फ्लैग्स को सेट करना है, तो पॉप एफ यूज़ करते हैं। और उसकी कुछ एग्जांपल भी हमने देखी थी। तो और लास्टली हमने स्टैक की एप्लीकेशन को डिस्कस किया था कि जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो रीड करते हैं तो उसका रिवर्स हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, जिसके लिए ये प्रोग्राम भी हमने डिस्कस किया था और इसको सिंपली एग्जीक्यूट करके भी देखा था। टुडे वी विल स्टार्ट द टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स। मतलब लाइक अदर लैंग्वेजेस जो कि सी है या कोई अदर लैंग्वेजेस है, उनके अंदर फंक्शंस होते हैं। बड़े ही प्रोग्राम्स को आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इनको प्रोसीजर कहा जाता है। असेंबली में एक बिग प्रोग्राम को अगर हम स्मॉल पीस में डिवाइड कर दें तो हर जो स्मॉल पीस ऑफ कोड होगा उसको एक प्रोसीजर कहा जाता है। आप प्रोसीजर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसा कि वैसे तो हमने मेन में देखा है कि कोई भी प्रोसीजर जिसको हम मेन से स्टार्ट करते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है। जस्ट लाइक कि उस प्रोसीजर का एक नाम होता है जिसके अंदर एक कीवर्ड है प्रॉक, और उसके बाद टाइप है इट्स ऑप्शनल, उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोसीजर है, और रिटर्न स्टेटमेंट आती है, और एंड भी है। लेकिन अभी तक जितने भी हमने असेंबली में प्रोग्राम बनाया है उनके अंदर हमने रिटर्न यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि हम सिर्फ एक ही मेन प्रोसीजर लिखते थे। अगर मल्टीपल प्रोसीजर लिखे हों तो वो प्रोसीजर जिसको मेन बनाना है उसमें रिटर्न नहीं लिखते। बाकी जितने भी प्रोसीजर होते हैं उनके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट बिल्ट इन हमें यूज़ करनी पड़ती है। सॉरी, बिल्ट इन नहीं, हमें खुद लिख के करनी पड़ती है, और ये एक कीवर्ड है। आगे चल के मैं बताता हूँ कि इसका पर्पज़ क्या है, लेकिन फिलहाल देखते हैं जी नेम क्या होता है। नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। प्रॉक इज अ कीवर्ड। टाइप नियर या फार होती है। नियर और फार, फार पॉइंटर आपने सी में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक प्रोसीजर को किसी दूसरे सेगमेंट में डिक्लेयर करते हैं और वहाँ से इसको कॉल करना है तो हम फार का वर्ड एक्सप्रेसली यूज़ करेंगे। और अदरवाइज ये हमारे पास जो नियर है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, NEAR, नियर। So near mean the statement that call the procedure is in the same segment as the procedure itself. Far means that the calling statement is in a different segment. अगर डिफरेंट सेगमेंट में एक प्रोसीजर पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये नियर होते हैं। अब प्रोसीजर कॉल और रिटर्न को समझने की जरूरत है। लेट्स सपोज ये हमारे पास मेन प्रोसीजर है जिसके अंदर एक मैं प्रोसीजर 1 को कॉल करता हूँ, तो जिसके लिए हमें कॉल स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़े। CALL कॉल एक बिल्ट इन स्टेटमेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं। और प्रॉक 1 जब हम कॉल करते हैं तो होता क्या है, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉक 1 प्रोसीजर। यहाँ पे एक प्रोसीजर है प्रॉक 1 के नाम से, और यहाँ पे मैंने वैसे एंड भी नहीं लिखा दोनों की केस में, लेकिन चलें एंड पी यहाँ पे होना चाहिए था। मकसद आपको ये समझाना है कि कॉल प्रॉक 1 जब हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉक 1। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन द होल प्रोसीजर, तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, और रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ये है कि दिस विल ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोसीजर। मेन प्रोसीजर के वापस पीछे जो है कंट्रोल चला जाएगा। तो ये इसका पर्पस होता है।
कॉल का और रिटर्न का। अब जाके थोड़ी तफसील भी देखते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट causes the control to the transfer back to the calling procedure. Every procedure except the main procedure should have a return some place, कहीं ना कहीं उसको होना चाहिए। नॉर्मली जो है वो एंड पे ये स्टेटमेंट लगाई जाती है। तो यूजुअली इट इज़ अ लास्ट स्टेटमेंट इन द प्रोसीजर। अब कम्युनिकेशन कैसे होगी, तो ये याद रख लें कि दो प्रोसीजर आपस में कम्युनिकेट जब करते हैं तो यहाँ पे कोई वे नहीं है कि आप इसको जो है वो पैरामीटर पास करें या पासवर्ड रेफरेंस यूज़ करें या पासवर्ड वैल्यू पैरामीटर। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप पैरामीटर पास करें, नो पैरामीटर। तो फिर उसका तरीकाकार ये है, उसका तरीका ये है कि हम जो भी रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, जो भी रजिस्टर आप यूज़ करेंगे किसी प्रोसीजर के अंदर, दे आर ऑल विजिबल टू ईच एंड एवरी प्रोसीजर्स, यानी दे बिहेव जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स। यानी जिस तरह ग्लोबल वेरिएबल तमाम प्रोसीजर में एक्सेसिबल होते हैं, ऐसे ही इन तमाम प्रोसीजर के पास तमाम रिसोर्सेज वेरिएबल्स जो कि आपने डाटा सेगमेंट में लिखे हैं या तमाम रजिस्टर्स वो अवेलेबल हैं तमाम प्रोसीजर्स के अंदर। प्रोसीजर की डॉक्यूमेंटेशन में हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि कोई भी प्रोसीजर के अंदर कहीं से इनपुट जाती है, आउटपुट जाती है और लिस्ट ऑफ प्रोसीजर जो जिनको कॉल किया जाता है इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन में बताते हैं हम कि कौन सा प्रोसीजर क्या काम कर रहा है। तो हर प्रोसीजर के स्टार्ट में हम उसकी कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, प्रोसीजर क्या करेगा, यानी ये समझने का कमेंट्स फील्ड है। कमेंट्स आप बता देते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या करेगा। एक्चुअल जो काम है वो कॉल और रिटर्न स्टेटमेंट का है। तो कॉल के बाद नेम आता है। इन्वोक अ प्रोसीजर कॉल इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोसीजर कॉल्स, डायरेक्ट होती है और एक इंडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट ये होती है कि आप कॉल के बाद प्रोसीजर का नाम दे दें तो वो प्रोसीजर कॉल हो जाता है। इनडायरेक्ट ये होती है कि कॉल के बाद एड्रेस एक्सप्रेशन दे दें जिसके अंदर स्पेसिफाई किया गया हो उस रजिस्टर को जिसके पास किसी भी फंक्शन का एड्रेस होता है या मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। तो कॉल स्टेटमेंट कंट्रोल को उस रजिस्टर के पास जिसके पास उसका एड्रेस होगा उस रजिस्टर के ऊपर कॉल को कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा। So executing the call instruction causes the following to happen. The first one is the return address to the calling procedure is saved on the stack, जिसको IP पॉइंट कर होगा। पहले इसको समझने डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे IP इसको पॉइंट कर रहा था और जाहिर है कि IP के पास होता है हमेशा एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जिसने एक्सिक्यूट होना होता है। लेकिन 0010 के ऊपर कॉल प्रोसीजर का जो इंस्ट्रक्शन है वो पड़ी है, उसका ये एड्रेस है और IP नेक्स्ट एड्रेस पे है। और जैसे स्टेटमेंट की कॉल होगी तो सबसे पहले क्या करता है, ये IP को सेव करता है स्टैक पे, मतलब पुश IP करेगा ऑटोमेटिकली। और दूसरा काम ये करेगा कि proc 1 की जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसका जो एड्रेस है वो IP को दे देगा। मिसाल के तौर पे जैसे ही कॉल के बाद का सीन ये होता है कि SP जो है वो में 0012 है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस और IP को मिल गया है 0200 फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसीजर 1, इसका पहला एड्रेस। यानी जैसे ही कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कॉल ने दो काम करने हैं और वो दो काम ये हैं कि सबसे पहले जिसको IP पॉइंट कर रहा था इसके कंटेंट्स को पुश कर दिया जाता है स्टैक में, यहाँ पे आ गया। दूसरा काम इसने ये करना है कॉल ने कि प्रोसीजर 1 की जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है वो IP को साइन कर देना है, ये IP को ये मिल जाएगा। तो जाहिर है जिसके पास IP होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वही एग्जीक्यूट होगी, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद सारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो रिटर्न का काम क्या है, जाहिर है कि IP इसके पास था। रिटर्न स्टेटमेंट ने क्या करना है कि जो SP जिसको पॉइंट कर रहा था 0012 उसने पॉप को कॉल करना, जस्ट पॉप। जैसे ही पॉप कॉल होगा तो ये SP जिसको पॉइंट कर रहा था ये IP को मिल जाएगा। IP के पास ये चला गया और IP ने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है। तो गोया कि कॉल ने कंट्रोल को ट्रांसफर किया फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास और रिटर्न स्टेटमेंट ने कंट्रोल को वापस रिटर्न किया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास। इस तरीके से ये फिनोमेना टेक प्लेस होता है
और प्रोसीजर जो है वो कॉल होते रहते हैं। अब इसको बेशक हम रीड कर लें। तो कॉल के बाद नेम आता है या डैश एक्सप्रेशन आती है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन causes the following to happen. The return address to the calling program is saved on the stack. This is the offset of the next instruction after the calling statement. The segment offset of the instruction is in CSIP at the time the call is executed. It IP gets the offset address of the first instruction of the procedure. This transfer control to the procedure. तो इस तरीके से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। और द सेम वे द रिटर्न क्या होता है, रिटर्न उसके बाद पॉप वैल्यू है, इट इज़ ऑप्शनल। अगर आप इसके अंदर एन दे देते हैं तो एन वैल्यू के बाद की वैल्यू वो पॉप करेगा, लेकिन नॉर्मली हम देते नहीं है, तो सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। अब ये है कि एक एग्जांपल है कि प्रोसीजर को कॉल करने की एक एग्जांपल है। जस्ट एक प्रोग्राम है जो कि मल्टीप्लाई करता है दो नंबर्स को। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, और इनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन आपको यकीनन पता ही है कि अगर ए और बी दो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हों, बाइनरी में उसके मसलन है 1 1 1 बी बाइनरी है, 1 1 1 0 1 बाइनरी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तरीका क्या होता है, 1 ने तमाम से मल्टीप्लाई होना होता है, फिर 0 ने मल्टीप्लाई होना होता है, फिर 1 ने, और यहाँ पे एक शिफ्टिंग कर देते हैं हम, यानी इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 टाइम, इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम, और देन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है। अब इसको अगर हम समझे इस एल्गोरिथम को, तो प्रोडक्ट में सबसे पहले 0 इनिशियलाइज होगा। रिपीट हम कर रहे हैं, इफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बी इज 1, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होता है, अगर वो 1 है तो क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट प्लस ए कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट प्लस ए कर देंगे, यानी कि अगर यहाँ 1 है तो ये सारा ए पूरा होगा, तो ये सारा कंप्लीट जो है वो हमारे पास आ जाएगा जो प्लस में आएगा। यानी ये तमाम के तमाम, अगर प्रोडक्ट में पहले 0 था तो ये सारे 1 जो है वो ऐड हो जाएगा। एंड इफ शिफ्ट लेफ्ट ए, फिर इसको शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, फिर देन शिफ्ट राइट बी को राइट शिफ्ट करेंगे, तो जब राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 0 जो है वो यहाँ चला जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे 0 ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद फिर 1 को करेंगे, फिर 2 दफ़ा लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद ऐड कर देंगे, फिर 1 को करेंगे, 2 दफ़ा लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद इसको ऐड अप कर देंगे, और यही एल्गोरिथम जो है वो चलता रहेगा। और इस तरीके से एक प्रोसीजर के ज़रिए हम इसको मल्टीप्लाई करने का एल्गोरिथम बना रहे हैं। अब मकसद तो आपको समझाना, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो तो यकीनन आपको आती है। असल बात ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास प्रोग्राम है डॉट मॉडल स्टैक कोड मेन, तो हम मल्टीप्लाई का एक प्रोसीजर हमने लिखा है जिसको हम कॉल करें। बाकी ये है कि प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। जस्ट मेन में हमने क्या लिखा है, कॉल मल्टीप्लाई। तो देखें कि ये उसके कमेंट्स हैं। मल्टीप्लाई प्रोसीजर क्या करता है, 2 नंबर्स शिफ्ट और ऐड के जरिए इसको मल्टीप्लाई करता है। इनपुट में हमारे पास ए और बी हैं और आउटपुट में DX प्रोडक्ट आना चाहिए। बस ये बताने का मकसद ये है कि जो हमने प्रोसीजर के डॉक्यूमेंटेशन है वो इस तरीके से करनी है। मल्टीप्लाई प्रॉक, रिपीट और जंप नॉट जी, ये इसका प्रोसीजर है। हम टेस्ट करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जंप जी एंड इफ, अगर वो 0 है तो एंड इफ में चला जाए, अगर 0 नहीं है तो ऐड कर दे। जाहिर है कि अगर 0 है तो उसका फ़ायदा नहीं ऐड करने का, उसको एंड पे कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, और अगर वो 0 नहीं है तो उसको ऐड करते जाएंगे और शिफ्ट करते जाएंगे और नॉट जी पे ऊपर जंप करते जाएंगे। और उसके बाद पॉप एक्स पॉप बी एक्स, ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने ये किया है कि AX और BX जो भी थे उसको प्रोसीजर में दाखिल होने से पहले पुश किया। हो सकता है ये AX BX किसी और प्रोसीजर में यूज़ हो रहे हो, तो हम इसको पहले पुश करते हैं, और बिल्कुल बिफोर रिटर्निंग द एड्रेस फ्रॉम द दिस प्रोसीजर we just pop those values in reverse order, AX BX, तो BX ऊपर चला जाएगा, पहले pop BX करेंगे तो AX BX को मिल जाएगी वैल्यू BX की, देन pop AX करेंगे तो AX की वैल्यू AX को मिल जाएगी, और देन हम मल्टीप्लाई एंड कर रहे हैं। तो यहाँ तक था हमारा प्रोसीजर के मतलब हमारा जो लेक्चर। तो ये चैप्टर नंबर 8 में हमने स्टैक और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी है, और प्रोसीजर कॉल कैसे होते हैं, इसमें कॉल और रिटर्न स्टेटमेंट, सिर्फ 2 चीज़ें हमने देखी हैं, और ये क्या करते हैं उसकी डिटेल हमने पढ़ी है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे जी हाउ टू डीबग के प्रोग्राम। तो तब ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।